हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास में दो मेथड है। जब किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर क्या आए, स्केलर आए, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो आंसर हमारा क्या आया, स्केलर। अब दूसरा जो मेथड है वो क्या है, किसी एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर क्या है, एक वेक्टर आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, ये तो क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल है, वहीं से हमें क्लियर हो जाता है। ए डॉट बी या डॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस प्रकार से इसको हम रीड करेंगे। और जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास में एक नया वेक्टर आता है, तीसरा वेक्टर आता है, राइट। अब हम इसको डिफाइन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को, कि डेफिनेशन क्या होगी। देखो हम यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक स्केलर। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया था, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर को हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आए, एक वेक्टर आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस बीच में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो अब बीच में डॉट या क्रॉस लगाने से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्पेसिफाई हो जाता है कि हमने कौन सा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करना है, डॉट में करना है या क्रॉस में करना है। सो जब वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक तीसरा वेक्टर आता है। अब ये जो तीसरा वेक्टर आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो हम डिफाइन कैसे करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर। जैसे हमने वेक्टर ए और बी लिया तो अनदर वेक्टर क्या आ गया, सी आ गया। अब ये जो वेक्टर सी होगा ना, इसकी बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। तो इसका जो मीनिंग है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर, ये रहे हमारे दोनों वेक्टर ए और बी, मान लो हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किन्हीं भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक तीसरा वेक्टर आता है, और उस तीसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और साथ में इनके बीच में जो एंगल है उसका यदि हम साइन ले लेते हैं तो ये तो प्रोडक्ट, और डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा जो तीसरा वेक्टर है। सो देखो डेफिनेशन को हम जो हमने यहाँ से डिफाइन किया था उसको यहाँ समझते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। अब देखो हमारे पास में बात क्या आती है कि ये जो वेक्टर n है ये किस डायरेक्शन में होगा। इसकी डायरेक्शन हमने क्या बताई है कि ये वेक्टर n इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर हम यहाँ समझते हैं कि मान लो हमारे पास में ये प्लेन है, इस बोर्ड को यदि हम प्लेन मान लेते हैं तो वेक्टर a और b दोनों कहाँ प्रजेंट हैं, इस प्लेन में प्रजेंट है। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के बाद में जो नया वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन कैसे होनी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर तो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और
बार की तरफ भी हो सकती है, या फिर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ भी हो सकती है। देखो डायरेक्शन आपने क्या कहा कि एन क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बार की तरफ भी हो सकता है और इस प्लेन के अंदर की तरफ भी हो सकता है। यहाँ से एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, जब हम ये बात करते हैं ए बी साइन थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें एंगल कौन सा लेना है, स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है उसको हमें लेना है, राइट। देखो स्मॉलर एंगल कौन सा होगा, जो इन दोनों की टेल्स के बीच में प्रेजेंट है। एक ये वाला वेक्टर जो टेल से बाहर है, ये स्मॉलर एंगल हो गया, इसको हमें काउंट करना है। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू कैप एन। अब हमारे पास में प्रॉब्लम क्या आती है, इस कैप एन की डायरेक्शन हम कैसे निकालें। मैग्नीट्यूड तो हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड और साथ में किसकी गुणा करेंगे, इन दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल है इनकी हमें प्रोडक्ट करना है, इन तीनों का गुणा। ये तो हो गया जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, और कैप एन क्या है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास में जो रूल है वो रूल क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल आता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड दिमाग में रखना है, मैं राइट हैंड की बात कर रहा हूँ। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, मान लो हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी, सपोज वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, देन यहाँ पर देखो राइट हैंड थंब रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे। इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड कीपिंग थंब इरेक्ट, इसका मतलब क्या है, यदि हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएं, अंगूठे को सीधा रखते हुए राइट हैंड की फिंगर्स को हमें घुमाना है, कर्ल करना है। किस प्रकार से घुमाना है, सच दैट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो इसका मतलब क्या है, यदि हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को हमें ए से बी तक कर्ल करना है, राइट, थंब को सीधा रखना है। तो जिस डायरेक्शन में ये हमारा थंब आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब फिंगर्स को हमें ए से बी तक घुमाना है और साथ में क्या दिमाग में रखना है कि ए और बी के बीच में जो स्मॉलर एंगल है उस स्मॉलर एंगल के जरिए घुमाना है हमें ए से बी तक। इस प्रकार से मैंने घुमाया तो थंब किधर आ गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर और बार की तरफ। तो इस केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटसाइड। सो देखो राइट हैंड थंब रूल का मीनिंग हम एक बार इसको फिर से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड कीपिंग थंब इरेक्ट सच दैट finger points in the direction from A to B through smaller angle, then thumb points in the direction of A cross B। इसको हम और एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हाउ वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। सपोज हमारे पास में A और B की जगह कोई दो वेक्टर ये हैं, सपोज दिस इज एनी वेक्टर P एंड दिस इज अनदर वेक्टर Q। अब यदि हमें P क्रॉस Q की डायरेक्शन निकालनी, सपोज वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को P से Q तक, इन दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल है उसको दिमाग में रखते हुए राइट हैंड की फिंगर्स को P से Q तक कर्ल करेंगे। तो यहाँ देखो इधर P है, यदि हम P से Q तक राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब किधर गया, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी P क्रॉस Q की वो कैसे होगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और इनवर्ड। इसी प्रकार से हम और कोई वेक्टर ले लेते हैं, सपोज दिस इज वेक्टर C एंड दिस इज अनदर वेक्टर D एंड लेट दिस इज स्मॉलर एंगल। अब यदि यहाँ पर हमें C क्रॉस D की डायरेक्शन निकालनी है, सपोज वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ C क्रॉस D, तो राइट हैंड की फिंगर्स को किधर से घुमाएंगे, देखो ये मेरी फिंगर किधर है, C की तरफ है, C से घुमा के D की तरफ ले आओ तो थंब किधर गया, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो इस केस में C क्रॉस D किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। इसके अपोजिट यदि हम D क्रॉस C निकालते तो राइट हैंड की फिंगर्स को D से C तक घुमाते, थंब किधर आता, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। इस प्रकार से हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करके
क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए एक दूसरा रूल और है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। नेक्स्ट रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्या कहता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल? यदि हम कोई स्क्रू का मतलब क्या, पेच, घुमाने वाले पेच, किसी चीज़ को टाइट करने वाले पेच होते हैं, जैसे ये हमारे पास में एक स्क्रू है, तो इस स्क्रू को लेके यदि हम स्क्रू को ए से बी तक रोटेट करवाएं थ्रू स्मॉलर एंगल, तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू मूव करेगा, मान लो यदि हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस राइट हैंडेड स्क्रू को ए से बी तक घुमाएंगे। जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, जैसे मान लो किसी स्क्रू को हम घुमाते हैं तो क्या होगा, या तो वो अंदर की तरफ जाएगा या फिर बाहर की तरफ। जैसे मान लो ये बोर्ड है, किसी पेज को हम टाइट करते हैं तो क्या होगा, या तो वो पेज खुलेगा या बंद होगा। बंद होगा तो क्या होगा, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। खुलेगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ निकल के आएगा। जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं, यदि हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या होगा, स्क्रू को ए से बी तक यूँ घुमाएंगे, राइट ए से। जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल लिया है कि ए से बी तक राइट हैंड की फिंगर से घुमाओ, थंब किधर आया, बाहर की तरफ। इसी प्रकार से स्क्रू को घुमाएंगे ए से बी तक, तो स्क्रू क्या होगा, यदि बाहर की तरफ आ रहा है तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि बाहर की तरफ क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। इसी प्रकार से स्क्रू को यदि हम बी से ए तक घुमाते तो क्या होता, अगर मान लो ये स्क्रू अंदर की तरफ जाता है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। कहने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू मूव करेगा ना, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल हो गए, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब देखो यहाँ से हमारे पास में एक बात क्लियर हो जाती है, यदि हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लें और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकाल लें, इफ़ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, इट मीन्स यदि हम दोनों की बात करते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालें, देखो जैसे यहाँ पर यदि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए निकालोगे तो अंदर की तरफ। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर में पुट कर दें, चाहे पहले ए को पुट कर दो या बी को पुट कर दो, या फिर पहले बी को बाद में ए को पुट कर दो, प्रोडक्ट क्या आता है, बराबर आता है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। यहाँ पर क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ एंटी कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यदि बी क्रॉस ए का हम उल्टा कर दें, मतलब इसका नेगेटिव ले लेंगे, तब ये बराबर आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। दिस इज नॉन एज एंटी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हमने जैसा डॉट प्रोडक्ट में भी इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मीनिंग किया था, इसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमारे पास में जो दो गिवन वेक्टर थे, हमने वेक्टर ए ले रखा था, सपोज दिस इज वेक्टर ए। इस वेक्टर ए को हमने किसी पैरेललोग्राम की साइड OP से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा वेक्टर बी था, इसको हमने साइड किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इस पैरेललोग्राम की दूसरी साइड OR से। तो हमने क्या मान लिया, सपोज OP रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए एंड OR रिप्रेजेंट्स वेक्टर बी। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, जो हमने माना हुआ था। अब क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स से हमने ये जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट की है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ से इस वेक्टर बी के इक्वल और पैरेलल ये वेक्टर ड्रा कर देंगे, यहाँ से इस वेक्टर ए के इक्वल और पैरेलल ये वेक्टर ड्रा कर देंगे, तो क्या बन जाएगी हमारे पास में, ये एक पैरेललोग्राम बन गई। अब यदि मैं यहाँ R से ये परपेंडिकुलर डाल देता हूँ RS, देन इन ट्राइंगल OSR, यहाँ पर यदि हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल OSR,
वी कैन से दैट एस आर अपॉन ओ आर। देखो इस ट्राइंगल में ओ एस आर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। देन वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो एस आर यदि हम यहाँ से निकालेंगे, ये एस आर किसके बराबर आ जाएगा, इस ओ आर को इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ओ आर साइन थीटा। अब देखो इस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। वी नो दैट ए क्रॉस बी का मॉडुलस यदि हम निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। किस में आ गया है, इस मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया। हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो जो कैप एन था वो हट गया, किस में आ गया, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। नाउ ए को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ पी के द्वारा, इनटू बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू ओ आर इनटू क्या आ गया हमारे पास में, साइन थीटा। नाउ दिस ओ आर साइन थीटा यहाँ से देखो किसके बराबर है, एस आर के बराबर। देन वी कैन से दैट ओ पी इंटू दिस इज इक्वल टू एस आर। अब यदि हम इसकी बात करते हैं ओ पी इंटू एस आर, तो देखो यदि हम यहाँ से इस पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर की बात करें तो यहाँ से हमने ये क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर, और वी कैन से दैट दिस इज हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। देन वी नो दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज साइड इनटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। सो सिंपल सा फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट। सो वी कैन से दैट ओ पी इंटू एस आर इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास पे फाइनली ये किसके बराबर हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो अपन ने पैरेललोग्राम ले रखी है ओ पी क्यू आर, इसका एरिया हुआ। सो हमारे पास में क्या आ गया, किन्हीं भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, वो दो वेक्टर जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या हुआ, यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास में रिजल्ट कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो कोई भी दो वेक्टर जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या बताएगा हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, यदि हम R और P को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास में क्या होंगी, एक ट्राइंगल तो ये बनेगी, एक ट्राइंगल ये आ जाएगा हमारे पास में, और एक ट्राइंगल ये रहेगी। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो देखो ये ट्राइंगल किसके द्वारा बनी है, ये दोनों वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया का हम डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर क्या बताएगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो या यूं कह दें कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर। ये दो वेक्टर मिलकर जो ट्राइंगल बनाएंगे, यदि उस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उस एरिया को हम डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ वी विल टेक सम स्पेशल केसेस रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट। और ये जो स्पेशल केस हैं वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखो फर्स्ट केस हमारे पास में क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इट मीन्स जैसे ये हमारे पास में कोई वेक्टर ए है एंड दिस इज अनदर वेक्टर, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो गया, 0। और नाउ इफ यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और यदि हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको,
ए बी साइन थीटा और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, कैप एन। यदि मॉडुलस ले लेता हूँ तो कैप एन हट जाएगा। अब देखो यदि थीटा की वैल्यू 0 है देन वी नो दैट साइन 0 इज 0। तो ये हमारे पास में टर्म क्या आएगी, ए बी साइन 0 इज 0। इट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, हमने डॉट प्रोडक्ट में समझा था। यदि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास में जो रिजल्ट आया है वो क्या है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं और ये आता है कि प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल। यदि वेक्टर्स को हमें पैरेलल प्रूव करना है तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को यदि हम 0 प्रूव कर देते हैं तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। यदि वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, 0, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ से दो कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि यदि हमें वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 निकाल दो। यदि वेक्टर्स को हमें पैरेलल प्रूव करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। अब देखो यदि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं, इफ यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ, इसका मतलब एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी क्या ले लिया, ए ले लिया, सेम वेक्टर है, डायरेक्शन विल बी सेम, क्या आ जाएगा, कैप 0। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ विल बी 0। जबकि किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के साथ में निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। एक वेक्टर का उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। नाउ इफ वी टेक यूनिट वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, वी हैव 3 वेक्टर्स i, j एंड k। सपोज दिस इज x एक्सिस, इधर हम क्या मान लेते हैं, y एक्सिस, और इस डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं, z एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, i कैप। ये कौन सा होगा, j कैप, और ये कौन सा होगा, k कैप। अब देखो जो रिजल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो क्या है, यदि हम कैप i, यदि यूनिट वेक्टर i का i के साथ में ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कैप i क्रॉस कैप i, तो सीधा सा रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स 0। इसी प्रकार से यदि हम j के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे क्या होगा, 0। एंड k के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j इज इक्वल टू 0, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। जबकि हम डॉट प्रोडक्ट में निकालते हैं तो i डॉट i कितना होता है, 1। उसी प्रकार से j डॉट j 1 एंड k डॉट k इज 1। यहाँ पर देखो दोनों में अंतर क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट में 1, क्रॉस प्रोडक्ट में 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। i डॉट i 1, i क्रॉस i क्या हो गया, 0, या इसको हम 0 कैप कह दें। यदि वेक्टर फॉर्म लेके चल रहे हैं तो 0 कैप, राइट। अदरवाइज क्या होगा, मॉडुलस ले लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो जरूरी क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ क्या होगा, 0 होगा। ये जरूरी है, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 होगा। सेकंड केस हमारे पास में क्या आता है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यदि कोई दो वेक्टर पैरेलल की बजाय क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
दैट इज इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू कैप एन, दैट इज इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा, ए साइन 90 इज 1, ए बी कैप एन, या हम ए क्रॉस बी का मॉडुलस ले लेते हैं तो किसके बराबर होगा, ए और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाएगा। ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, राइट। यदि वेक्टर फॉर्म मिलेंगे तो कैप एन किधर होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। अब इसको हम हमारे जो यूनिट वेक्टर हैं इनके साथ में जोड़ते हैं, इसको यहाँ से ये जो कंसेप्ट है इसको हम यूनिट वेक्टर्स के साथ में जोड़ते हैं। देखो सपोज वी हैव 3 यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वी नो दैट दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इधर आई है, इधर जे, इधर के। अगर हम इसको यूँ मान लेते हैं कि दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड इट इज़ पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो इधर कौन सा है आई, इधर कौन सा है जे। अब देखो यदि हम आई क्रॉस जे निकालते हैं, यहाँ से हम क्लियर करते हैं कि इफ़ वी वांट टू फाइंड आई क्रॉस जे, तो राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करेंगे, आई से जे तक घुमाएंगे, तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन किधर आएगी, देखो मेरे इस थंब की तरफ, और इधर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, इफ़ यू वांट टू फाइंड आई क्रॉस जे, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहाँ से हम क्लियर करते हैं। यदि हम आई क्रॉस जे निकालेंगे तो आई क्रॉस जे क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड गुणा जे का मैग्नीट्यूड गुणा इनके बीच में एंगल कितना होता है, साइन 90, और डायरेक्शन क्या होगी, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, ये कहते हैं कि यूनिट वेक्टर के। देखो ये सारा क्या बन गया, 1 इंटू साइन 90 इज 1, सो वी कैन से दैट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा, के। ये आपको दिमाग में रखना है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हुआ, के। इसी प्रकार से यदि हम जे क्रॉस के निकालेंगे, जे क्रॉस के, देखो ऊपर की तरफ क्या है, जे, इधर कौन सा है हमारा के, तो जे से के की तरफ मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा, जे से के की तरफ, तो ये थंब किधर आ रहा है, क्लियर है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ देखो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, इधर कौन सा है एक्स वाई, और ये कौन सा हो गया जेड। यदि हम जे क्रॉस के निकालेंगे तो जे से के की तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे, थंब किधर आ रहा है मेरा, एक्स एक्सिस के अलोंग। सो वी कैन से दैट इफ वी वांट टू फाइंड जे क्रॉस के देन इट विल बी इक्वल टू कैप आई। इसी प्रकार से यदि हम के क्रॉस आई निकालेंगे, इफ वी वांट टू फाइंड के क्रॉस आई, देखो के से आई तक फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब किधर गया, ऊपर की तरफ। ये सिस्टम हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। इधर क्या है के, इधर आई है, के से आई की तरफ फिंगर्स को घुमाओ, थंब गया ऊपर की तरफ। इसका मतलब के क्रॉस आई किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों रिजल्ट। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर। देखो आई क्रॉस जे, अगला क्या आएगा के, जे क्रॉस के निकालेंगे तो आगे क्या है आई, और आई क्रॉस जे निकालोगे तो क्या आ जाएगा के। अब यदि हम इसका उल्टा कर देते हैं आई क्रॉस जे का, यदि हम जे क्रॉस आई निकालेंगे तो जे क्रॉस आई किसके बराबर आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे, आई क्रॉस जे यदि के बराबर होता है तो जे क्रॉस आई जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। इसी प्रकार से यदि जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे किसके बराबर होगा, माइनस आई के बराबर। इसी प्रकार से के क्रॉस आई यदि जे है तो आई क्रॉस के किसके बराबर होगा, माइनस जे के बराबर। ये था
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यदि हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो i क्रॉस j किसके बराबर आएगा, k के बराबर। इसको हम याद करने के लिए, समझने के लिए छोटा सा एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठा लेते हैं। इसको हम यूँ याद कर सकते हैं, अगर हम इन तीनों को इस प्रकार से लिख लेते हैं i j एंड k, तो देखो यदि हम i से j की तरफ चलें, i क्रॉस j निकालेंगे तो आगे क्या है, k। i क्रॉस j किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। इसी प्रकार से यदि हम j क्रॉस k निकालेंगे तो अगला क्या है, i, तो आगे i आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम k क्रॉस i निकालेंगे तो कौन सा आ जाएगा, j। मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार हम यूँ कर लें कि हमने i j k लिखा, और यदि हम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। i क्रॉस j k के बराबर, i क्रॉस j k आ गया, j क्रॉस k अगला लेटर कौन सा आ गया, i। k क्रॉस j करेंगे तो k क्रॉस i करेंगे तो j आ जाएगा। अब यदि इसी प्रकार से हम इसका उल्टा कर देते हैं, सपोज हम ये लिखते हैं i j और k। अब हम उल्टा चलते हैं, i क्रॉस j की जगह यदि हम j क्रॉस i निकालेंगे तो क्या होगा, j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में ये प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको समझने के लिए हम ट्रिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमने i j k लिखा, यदि प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज, देखो मैंने क्या लिखा, पहले i फिर j फिर k, इन तीनों को लिख दिया। अब यदि प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, j क्रॉस के i निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस k। इसी प्रकार से i क्रॉस k निकालोगे तो अगला क्या बचा, माइनस j। k क्रॉस j निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस i। ये थी एक ट्रिक, इसको याद रखने